तो जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से रोज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु वाले सर का बुक निकला है, बिहार पुलिस वाला बुक, उसका वीडियो लेकर आए हैं और ये सेट नंबर 2 रहने वाला है। इस वीडियो में सेट नंबर 1 खत्म हो चुका है, ठीक है। इस चैनल पर उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा, तो जाकर आप उसको ज़रूर देखिए। और ये सेट नंबर 2 है, तो चलिए सेट नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। अगर आप इस बुक को पूर्णतः ख़त्म कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप बिहार के सिपाही लेवल का किसी भी परीक्षा को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। इस जो सेट है, ये 2 नंबर सेट, इसका लाइन बाय लाइन हम डिस्कशन करवाएंगे आपके साथ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो फायदेमंद लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक किसे कहते हैं, तो देखिए, जो क्रिया के आधार जैसे हमें स्थान, समय या अवसर का बोध कराए उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में जो सोहन है मकान के भीतर है में स्थान का बोध पद यानी भीतर के द्वारा हो रहा है, अतः यह अधिकरण कारक होगा, ठीक है। कारकों का पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए, क्रिया को संपन्न करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, क्रिया को प्रभावित होने वाले को कर्म कारक कहते हैं, क्रिया का साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग करना करण कारक कहलाता है, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक, ठीक है। और जहाँ अलगाववाद का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ 2 पदों का आपस में संबंध बताया जाए उसे संबंध कहते हैं, ठीक है, संबंध कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, क्रिया के स्थान, समय या अवसर का बोध कराया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन किसे कहते हैं, किसी को पुकार कर संबोधन किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो हमें शुद्ध बताना है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह जो वाक्य है, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये जो वाक्य है ये सही वाक्य यानी शुद्ध है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा है कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। तो ये वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य, ठीक है। उसने कहा है मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब आइए इसका डिस्कशन जान लेते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए राम पढ़ता है, वह दौड़ता है, वह बाजार जाता है, यानी सरल वाक्य ये हो गया, ठीक है। और सरल वाक्य और सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। और मिश्र वाक्य प्रधान उपवाक्य और प्लस में आश्रित उपवाक्य मिलकर मिश्र वाक्य जो है निर्माण होता है। जैसे में इसका पहचान चिन्ह है मिश्र वाक्य का, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, मतलब शब्द में ये आएगा शब्द, तो आपका समझिए कि मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा इसमें है, अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसका डिस्कशन को देखते हैं। तो देखिए, कमल के अन्य पर्यायवाची को देखते हैं। तो कमल के अन्य पर्यायवाची जो है वह है कंज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, ठीक है। अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव और उत्पल, ये जो है सारे हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मदन के पर्यायवाची। तो मदन के पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है काम, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मनमथ, रतिपति, मनसीज, पुष्पधनवा, अस्मर, मीन केतु, मकरध्वज, ये मदन के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। जलद के पर्यायवाची क्या दिया गया है, जलद के पर्यायवाची दिए गए हैं बादल, धन, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर, ठीक है, ये जलद के पर्यायवाची है। अब देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोहे का चना चबाना
का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे का चना चबाने का जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है संघर्ष करना। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें है अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है यानी सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। ये देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी जो उज्ज्वल दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है? देखिए आप यहाँ पर दिया गया है उज्ज्वल का शुद्ध रूप उज्ज्वल दिया गया है ना, इसमें आधा ज उसके बाद पूरा ज उसके बाद वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उज्ज्वल का शुद्ध रूप। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो किस शब्द में समास है? तो इसमें जो राजाध्यक्ष है, राजा रानी, यथाशक्ति है, यानी तीनों में है, तो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखिए जो राजाध्यक्ष है ये तत्पुरुष समास है, जो राजाध्यक्ष शब्द है ये तत्पुरुष समास है, और जो राजा रानी शब्द है ये द्वंद्व समास है, जो यथाशक्ति है ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओपोनेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन? यानी इनसेन का जो है अपोजिट यानी उल्टा शब्द बताना है, तो इनसेन का आपका उल्टा शब्द हो जाएगा सेन। ठीक है, क्योंकि सेन मतलब होता है बुद्धिमान और इनसेन मतलब होता है पागल या मानसिक रोगी। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नाउ इज? तो इसका सही उत्तर होगा एडिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन ए नेम ओनली? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नॉमिनल, इसका नॉमिनल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, और आपके सेंटेंस है इंडिपेंडेंस हैज ब्राउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लॉज डैश इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ, और यहाँ पर आपके जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो है इसका लीगलिजिंग होगा, इसका सही है। ठीक है, 14 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज आयरनिंग आउट? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर इज सॉल्विंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन इज ईरर? मतलब हमें ईरर जो ये सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर ही हैड कमिटेड दैट ही वुड बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। ठीक है, तो इसका हमें बताना है, इसमें ईरर ढूंढना है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। तो ये जो है ये जो मतलब शब्द है सेंटेंस ये ईरर है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम अनुसार निर्दिष्ट करें? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था आपका इसमें फाहियान। ठीक है, फाहियान आया था, उसके बाद आया था वेनसांग, उसके बाद आया था टॉमस रो। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही उत्तर होगा। तो इसका अब डिस्कशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका जीएस का क्वेश्चन, और जीएस इसमें इतना मतलब महत्वपूर्ण दिया गया है इसका डिस्कशन जीएस का कि आप लोग अगर इस बुक को सही में कर ले रहे हैं तो मतलब आप किसी भी बिहार पुलिस के सिपाही लेवल का परीक्षा को फोड़ के आइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से। तो देखिए कह रहा है कि
यहाँ पर कह रहा है, देखिए पहला पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा ध्यान से, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिएगा, अर्थात इसका हम पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको अच्छे तरीक़े से कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन किंग धनेश, उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसको ये आपका पीडीएफ मिल जाएगा। जब चारों वीडियो आप देख सकते हैं, चारों वीडियो अगर अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। और पीडीएफ का पासवर्ड जो है हम वीडियो के बीच में बताएंगे, या जो कमेंट करेगा उसको बताएंगे, ठीक है। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कौन मेरे वीडियो को फुल वॉच कर रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, फहयान जो है, फहयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, संयुगन, ये सभी चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो तीनों थे, फहयान, ह्वेनसांग या इत्सिंग या संयुगन, ये बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। अब फहयान का जो कार्यकाल था, मतलब भारत में जो फहयान आया था वो आया था 399 में और गया था 414 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जो फहयान है वह एक चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी भाषा में फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार्य, अतएव फहयान से तात्पर्य है धर्माचार्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके बाल्यकाल का नाम कुड था। जो फहयान था उसके बचपन का नाम था कुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। जो फहयान था उसके अनुसार जो मध्य देश था वह ब्राह्मणों का देश था, जहां लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, न ही मांस, मदिरा, लहसुन तथा प्याज आदि का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला यह पहला विदेशी यात्री था। मतलब चंडालों का जो विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, तो ये था आपका फहयान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यह जो है, मतलब जो फहयान के बारे में हमसे कर रहा है कि फहयान जो है यह पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। जो फहयान था चीनी यात्री, वो भारत आया था, तो भारत में जो पाटलिपुत्र शहर है बिहार में, आप देख सकते हैं जिसे अभी पटना कहा जाता है, तो उसमें जो अशोक का राजमहल था, तो उसको देखकर ये इतना प्रभावित हो गया कि वह बोल दिया कि ये तो देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं ह्वेनसांग का जो कार्यकाल था भारत में। तो ह्वेनसांग आए थे 629 में और गए थे 645 में, ठीक है, 645 ईस्वी में। अब इनका देखिए कार्यकाल, देखते हैं इनका क्या क्या हुआ है, वर्णन इनका देखते हैं। तो देखिए जो हर्षवर्धन है ये 606 से 647 ईस्वी तक, मतलब इनका 606 में जन्म हुआ है और 647 ईस्वी तक इनका रहा है, ठीक है, के समय में 629 ईस्वी में भारत आए थे। मतलब इन्हीं के बीच में 629 में यह भारत आए। यहाँ वह लगभग 16 वर्षों तक रहा। जो हर्षवर्धन है भारत में लगभग 16 वर्षों तक रहा। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़कर तथा बौद्ध संग्रह ग्रहण कर 645 ईस्वी में लौट गया, ठीक है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर उसने शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद ये लौट गए अपने देश। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका यात्रा वृत्तांत सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। जो ह्वेनसांग है इनकी जो यात्रा वृत्तांत है ये सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है, और जो फहयान है उसका यात्रा वृत्तांत फुकुची नाम से विस्तृत है, ठीक है। और इसमें जो सी यू की नाम से जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। इसे यात्रियों का राजकुमार जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री जो संयुगन थे उन्होंने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की थी, ठीक है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में यानी 671 ईस्वी में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी ग्रंथों में भारत को यिनतू कहा गया है। यिनतू आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यिनतू कैसे लिखा जाता है। तो चीनी ग्रंथों में भारत को क्या गया है, यिनतू कहा गया है। तो इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ सकता है आपका कि चीनी ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है, तो यिनतू कहा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं थॉमस रो। थॉमस रो देखिए, इसके टॉमस रो भी कहता है, कोई थॉमस रो भी कहता है। तो देखिए
टॉमस रो जो है ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में ये भारत आया था, जिसे जेम्स प्रथम ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैप्टन हॉकिंस भी 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। जो कैप्टन हॉकिंस था ये भी 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, जिसे मतलब जहांगीर जो था इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस्को पेलसॉट, यानी जो डच यात्री था फ्रांसिस्को पेलसॉट, उन्होंने भी जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट थे ये महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। ठीक है, अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को देखते हैं। तो देखिए आर्यभट्ट जो थे ये पटना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे, और इनका जन्म 476 ईस्वी में, ठीक है, और कुछ स्रोतों के अनुसार अलग अलग दिया जाता है, बट एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी जो बुक है उसके अनुसार जो आर्यभट्ट का जन्म है वह 476 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे ये गुप्त काल के वैज्ञानिक थे, गुप्त काल के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने यह प्रमाणित किया है कि पृथ्वी जो है गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है, शून्य की खोज किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया है। ज्या का सिद्धांत दिया गया है, साइन का सिद्धांत जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की है। इन्होंने यानी जो आर्यभट्ट थे इन्होंने सूर्य सिद्धांत पर आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया तथा सौर वर्ष की अवधि 365.3586805 दिन बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, देखिए पॉइंट्स। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। इनकी जो रचनाएं हैं वह है हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, तो बाणभट्ट कहाँ रहते थे? बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, और इनकी रचना कौन कौन सी है? इनकी रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षचरित्र जो है ऐतिहासिक विषयों पर गद्य काव्य लिखने का पहला प्रयास था। यह 8 भाग, प्रथम 3 भाग में बाणभट्ट की आत्मकथा तथा शेष 5 भाग में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धन्वंतरी जो था, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक थे। जो धन्वंतरी थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान थे और चिकित्सक यानी डॉक्टर का काम किया करते थे, वैद्य थे ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वरामिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान आते थे। इसका एक ट्रिक है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे उसका 9 का नाम बताइए। तो 9 का नाम का एक ट्रिक है आकाश पर विविध क्षण बिताए। ठीक है, आकाश पर विविध क्षण बिताए, अर्थात अ से आपका हो जाएगा अमर सिंह, क से कालिदास, स से शंकु, और विविध है ना आकाश पर विविध क्षण, तो ब से होगा वह मतलब वररुचि, और व से वरामिहिर, और आपका हो जाएगा विविध, ध से धन्वंतरी, बिताए यानी बेताल भट्ट, और क्षण यानी क्षण माने छपनक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रिक है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम सकारी था, यानी शकों का विजेता को सकारी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था वह था सकारी यानी शकों का विजेता। विक्रमादित्य यानी पराक्रम का सूर्य, विक्रमांक देवराज यानी देवगुप्त। ठीक है, इसका जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का ये अन्य नाम था।
इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों कि किसके शासन काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर जो था ये किया था 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अब आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट्स में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि भारत विजय अभियान के तहत जो सिकंदर था, सिकंदर भारत विजय अभियान के तहत 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख यानी बैक्टीरिया और वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र है जो बल्ख है को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश जिसे आज की डेट में खैबर दरा कहा जाता है पार कर भारत आया। ठीक है, सिकंदर 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन पर बैठा, यानी 20 वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने सिंहासन पर बैठ गए। कौन? सिकंदर। वह अरस्तु के शिष्य थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि सिकंदर किसके शिष्य थे? तो अरस्तु के शिष्य थे। किसके पुत्र थे? तो ये फिलिप के पुत्र थे सिकंदर। ठीक है, तक्षशिला के शासक जो थे आम भी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर उसका स्वागत किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर को पंजाब के शासक पुरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडे स्पीच या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि झेलम नदी का पुराना नाम था बितस्ता। ठीक है, इसमें जो इस युद्ध में यानी हाइडे स्पीच की युद्ध में राजा पोरस की पराजय हुई, यानी ये हार गए और सिकंदर की जीत हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का जो है शासक घनानंद था। यानी जब ये आक्रमण किया था भारत पर सिकंदर, तो उस समय जो मगध में जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था नंद वंश और शासक थे घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 19 महीनों तक भारत में रहने के बाद इसकी सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना किया। कौन कौन से नगर? निकैया और बौकेफला। तो जो निकैया नगर है इन्होंने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, जब ये विजय प्राप्त की यानी जीते जब, तो उन्होंने इस उपलक्ष्य में निकैया नामक शहर की स्थापना किया। और इनका घोड़ा का प्रिय घोड़ा का नाम था बौकेफला, उसके नाम पर इन्होंने बौकेफला नामक शहर का स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट है उलुक शैली के सिक्के तथा गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियाउद्दीन बर्नी। यानी 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग शॉर्टकट में FST कहते हैं, FST यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे जियाउद्दीन बर्नी। आपको बता दें कि जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, ये इनकी रचना है और फतवा ए जहादारी भी इनकी रचना है। ठीक है, अब देख लेते हैं तुगलक वंश का शासनकाल। तो देखिए तुगलक वंश का शासनकाल था दोस्तों 1320 से 1414, 1320 से 1414। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वह था 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? 1351 से 1388। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया, यानी टैक्स लिया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है,
तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर किसने लिया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। ठीक है, जजिया कर क्या होता था दोस्तों, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से उनके धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, संसगनी नामक सिक्का चलाया, यानी जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने संसगनी नाम का सिक्का चलवाया। नेक्स्ट पॉइंट है उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किया, मतलब दान विभाग का जो था, दीवान ए खैरात जो था ये दान विभाग था। ठीक है, निर्धन लोगों को दान किया जाता था। इन्होंने दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसने गुलामों के लिए एक पृथक दीवान ए बंदगान बनाया। जो ये थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग बनाया जिसे दीवान ए बंदगान कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसने मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां भी कहा जाता है, उसकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने जौनपुर नगर को बसाया। तो क्वेश्चन आपका ये आता है कि जौनपुर नगर को किसने बसाया या किसने स्थापना किया, तो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला राजकर्ता थी। नेक्स्ट है इसका, आइए पॉइंट देख लेते हैं। इसका पॉइंट दिया गया है कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल जो था वो था 1236 से 40 तक, यानी 1236 से 1240 तक, और ये इल्तुतमिश की पुत्र थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के मामलुक, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है, मामलुक वंश, जिसका शासनकाल कितना रहा है, 1206 से 1290। गुलाम वंश का शासनकाल कितना रहा है, 1206 से 1290। ठीक है, इसी वंश से यानी गुलाम वंश से संबंध था किसका, रजिया सुल्तान का। ठीक है, रजिया जो थी, रजिया सुल्तान, उसने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति कुंभ यानी कोट और कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में जनता के समक्ष जाती थी। ठीक है, इसने इक्ताओं में फेर बदल कर अमीर ए आखुर अश्वशाला, यानी जो अश्वशाला का प्रमुख होता है उसे अमीर ए आखुर कहा जाता था उस समय, उसके पद पर एक अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया से हुई, जो तबरहिंद का इक्तादार था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल के निकट दिल्ली से लौटते समय कुछ षड्यंत्रकारियों ने कर दिया। रजिया की जो हत्या है ये दिल्ली के निकट एक कैथल नामक स्थान है, वहाँ पर इनके कुछ षड्यंत्रकारियों ने इनकी हत्या कर दिया। ठीक है, रजिया के पतन का जो कारण था, मुख्य कारण, यानी उसके पतन का मुख्य कारण था वो था उसके स्त्री का होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिनहाज उस सिराज लिखता है, मिनहाज उस सिराज जो विद्वान थे वो लिखते हैं कि भाग्य ने उसे, यानी रजिया सुल्तान को, ये रजिया सुल्तान के बारे में कहा जा रहा है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एल्फिंस्टन नामक विद्वान, और इनके अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ठीक है, एल्फिंस्टन नामक विद्वान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि यदि रजिया सुल्तान स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ठीक है, तो आपका देखिए हम कितने अच्छे से डिस्कशन करा रहे हैं। ठीक है, कितने अच्छा से आप लोगों का डिस्कशन करा रहे हैं, हर पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए भाई, कि जिसके पास ये बुक नहीं पहुंच पाया उसके पास ये मेरा वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, और मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया, तो वह किए थे आपके 1320 में। तुगलक वंश का जो स्थापना हुआ है वह हुआ है
1320 में, और 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके पॉइंट्स को। तो देखिए, गियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना किया। ठीक है, अभी हम आपको बताएं कि तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। गियासुद्दीन तुगलक शाह का जो शासनकाल रहा है वह रहा है 1320 से 25, यानी गियासुद्दीन तुगलक का शासन रहा है 5 वर्षों का। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नाम गाजी मलिक था। जो गियासुद्दीन तुगलक था इसका नाम था गाजी मलिक। ठीक है, इसके पिता जो थे गियासुद्दीन तुगलक, इसके पिता कराना के तुर्क थे, इसलिए यह वंश कराना तुर्क वंश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 सितंबर 1320 को यह गद्दी पर बैठा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक को गाजी कहा जाता है, गाजी की उपाधि धारण की। जो गियासुद्दीन तुगलक है उन्होंने 3 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा और वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान बने जिसने गाजी का उपाधि धारण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मंगोलों को पराजित करने के कारण मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब ये मंगोलों के आक्रमण को पराजित कर दिए, यानी मंगोलों को जब पराजित कर दिए, हरा दिए, उसके कारण इन्होंने मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए ये गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया। गियासुद्दीन तुगलक जो है उन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया और वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1321 ईस्वी में इसने अपने पुत्र जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल अभियान पर भेजा, परंतु वह असफल रहा। जो 1321 ईस्वी है, 1321 ईस्वी में इन्होंने अपने पुत्र को जौना खां को वारंगल के अभियान पर भेजा, परंतु असफल रहा। फिर 1322 से 23 ईस्वी में जौना खां ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल जो तेलंगाना में है, वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के लिए उनके विरुद्ध जो है पुनः अभियान किया और इस बार जीत कर वारंगल को यानी तेलंगाना में जो है वारंगल उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, और इसका नाम बदलकर वारंगल का नाम बदलकर क्या रख दिया, सुल्तानपुर। नेक्स्ट पॉइंट है 1324 ईस्वी में जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने जाजनगर जो कि उड़ीसा में है के शासक भानुदेव द्वितीय के साथ युद्ध किया, इसमें भी वह विजयी हुआ यानी जीत हुआ इसका। नेक्स्ट पॉइंट है 1324 ईस्वी में ही बंगाल विजय कर लौटते वक्त मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित कर तिरहुत के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गियासुद्दीन की डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु लकड़ी के भवन से गिरने से दबकर हो गई। कहा जाता है कि जब ये बिहार और बंगाल का अभियान करके लौट रहे थे तो उस खुशी में दिल्ली के आसपास का एक शहर था, उसमें मतलब एक समारोह रखा गया था, एक भव्य आयोजन किया गया था लकड़ी के महल में, और एक पागल हाथी जो है उस लकड़ी के महल को छत बिछत कर दिया और उसी लकड़ी के महल में दबकर गियासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया 1325 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया इसके समकालीन थे। जो निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, ये गियासुद्दीन तुगलक के भी समकालीन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये जो थे मध्य एशिया के मूल निवासी थे मंगोल। ठीक है, जो मुगल थे, सॉरी मंगोलों के वंशज जो थे मुगल, ये मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट इसका पॉइंट अब देख लेते हैं, आइए। तो इसका पॉइंट्स में कह रहा है कि मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। ठीक है, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे, उन्हीं में से एक कबीले से चंगेज खां था। ठीक है, चंगेज खां था। इसी के 14वें वंशज यानी मातृपक्ष से बाबर था, जो तैमूर तुर्क का 5वां वंशज पिता पक्ष से भी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर जोर दिया है, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट पॉइंट है बाबर ने पदशाही की स्थापना की जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। ठीक है, वीवीआई पॉइंट से इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है मुगल बादशाहों का क्रम और उनके शासन का। तो देखिए जो बाबर हैं तो बाबर का जो शासनकाल था वह था 1526 से 1530। हुमायूं का था 1530 से 1540। ठीक है, और 1555 से 1556। अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से 1605। जहांगीर का शासनकाल रहा है आपका 1605 से 1627। शाहजहां का शासनकाल रहा है 1627 से 1657। औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से 1707। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट 1707 से 1857 ईस्वी तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे आइए देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, जो कि ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध यह युद्ध था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध, यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके किसके? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा युद्ध पद्धति व तोपखाना और इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। ठीक है, उस्ताद अली कुली खां एवं मुस्तफ़ा बाबर के तोपची थे यानी तोप चलाने वाले थे। इन्होंने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि रूमी विधि का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध जो था ये था खानवा का युद्ध, जो कि ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, ये लड़ा गया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है? 17 मार्च 1527 में। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। यह युद्ध जो था, खानवा का युद्ध जो था, ये लड़ा गया है बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। ठीक है, और इस युद्ध को यानी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? चंदेरी का युद्ध हुआ है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। और यह युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ है, जिसमें मेदिनी राय मारा गया और बाबर ने इसे युद्ध में जिहाद घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ है? घाघरा का युद्ध हुआ है आपका 1529 ईस्वी में और मई में हुआ है ये युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट यानी बिहार पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है उसको अकबर ने बनवाया था। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। 1570 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित तथा चरबाग शैली पर आधारित यह इमारत अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मिर्जा गियास बेग ने तैयार किया था। जो हुमायूं का मकबरा का डिजाइन है वह फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गियास बेग ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी के डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण हुआ। ठीक है, हुमायूं के मकबरे के ही डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक जो है समन्वय दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। हुमायूं की मकबरा जो है ये भी आपका अकबर का महत्वपूर्ण कृतियों में से आता है। आगरा का लाल किला जो कि इसका स्थापना हुआ है 1565 ईस्वी में। लाहौर किला, फतेहपुर सिकरी का किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल जिसका स्थापना हुआ है 1583 में, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, ये सभी अकबर के महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर काल में निर्मित अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा इत्मा दुदौला का मकबरा ये जो कि आगरा में है। अब्दुल रहीम खानम खां मकबरा जो कि दिल्ली में है। अनारकली का मकबरा जो कि लाहौर में है। दिलकुशा मकबरा जो कि दिल्ली में है। अनारकली का मकबरा ये है लाहौर में दिलकुशा का है।
दिलकुशा बाग जो है ये लाहौर में है और शालीमार बाग जो है ये कश्मीर में है, आदि वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में दीवारों को फूलदार आकृतियों में सजाने का चलन शुरू हुआ। ठीक है। साज सज्जा की यह शैली जड़ाऊ नक्काशी कहलाती है। ठीक है। नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा पित्रादुरा शैली में निर्मित प्रथम मकबरा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के कारण ही मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को, उसी प्रकार शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के कारण मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी थी? तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई जो प्रमुख इमारतें हैं वह है ताजमहल जो कि आगरा में है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, लाहौर किला, ठीक है, शीश महल इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा उस्ताद ईसा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है। ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा उस्ताद ईसा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित इमारतें कौन कौन सी हैं? वह है आपके बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, बीबी का मकबरा या दक्कानी ताज जो कि औरंगाबाद में है, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली के लाल किला में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के मकबरे जो कि लाहौर का निर्माण जो कि लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ठीक है। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां को मृत्यु के पश्चात ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज़ की कब्र के निकट दफना दिया गया। शाहजहां जो है इनकी मृत्यु जब हुआ उसके बाद ताजमहल में ही इनकी जो पत्नी है मुमताज़ जिसके याद में इन्होंने बनवाया था उन्हीं के कब्र के निकट दफना दिया गया। ठीक है। औरंगजेब को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी में दफनाया गया। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया है? तो औरंगजेब को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर सूफी संत थे शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी में दफनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो देखिए जो सुंदर लेखन होता है, जो सुंदर लिखता है तो सुंदर लेखन की कला को कहते हैं कैलीग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका पॉइंट्स देखिए जानते हैं। एडवर्ड जॉन्स्टन को आधुनिक कैलीग्राफी का जनक कहा जाता है। ठीक है। प्रमुख शब्दावली देखिए, मानचित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। छवियाँ बनाने वाली जो कला है उसको कहते हैं फोटोग्राफी। पत्थर पर लिखने की कला को कहते हैं लिथोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पॉइंट्स। सपाट सतह पर खांचे काटकर डिजाइन उकरने के अभ्यास को उत्कीर्णन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी दांत पर नक्काशी करना आइवरी कार्विंग कहलाता है। ठीक है। पत्थर पर नक्काशी करना ये मूर्ति कला कहलाता है। कपड़े पर सुई का उपयोग कर सूत से सजाने की कला को कढ़ाई कहा जाता है। ठीक है। सोने का पानी चढ़ाने की कला को गिल्डिंग कहा जाता है। सुखाने वाले तेल के माध्यम से पिगमेंट के साथ पेंटिंग करने की प्रक्रिया को तेल चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है धागों या उसके दो अलग अलग सेटों से कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कागज़ की डिजाइन की कला को कागज़ काटना कहा जाता है। कागज़ पर चिन्हित करने की दृश्य कला को चित्रकला कहा जाता है। इमारत बनाने की कला को वास्तुकला कहा जाता है। ठीक है। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में स्थित है। तंजावुर में आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि जो तंजावुर है के
राजराजेश्वर का शिव मंदिर को चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। जो तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर है उसको किसने बनवाया है? चोल राजा ने, चोल राजा राजराज प्रथम ने, ठीक है, चोल के राजाओं जिसमें राजराज प्रथम ने बनवाया है, ठीक है। यह द्रविड़ शैली में लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में मध्य तंजौर यानी तमिलनाडु में बनवाया गया था। अब आइए द्रविड़ शैली को देख लेते हैं। तो देखिए द्रविड़ शैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस वास्तुकला शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है। जो द्रविड़ शैली है इस शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ और इस शैली के मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में किया जाता है, ठीक है। इसके विशेषताएं क्या होती है? द्रविड़ शैली में मंदिर जो होती है मंदिरों की ऊंची चार दीवारी से घिरे होते हैं जिसमें एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस शैली यानी दक्षिण शैली द्रविड़ शैली में द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिडनुमा शिखर होता था जिसे विमान कहते थे। मुख्य मंदिरों के शीर्ष पर विमान होता था, ठीक है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थी। मंदिर परिसर के अंदर जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की अद्वितीय विशेषता थी। द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो और मंदिर बनाए गए हैं उनका निर्माण हुआ है वह है आपके कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर जिसे कहा जाता है, ठीक है। आपका फिर है एक मुक्तेश्वर एवं मंगलेश्वर मंदिर। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? ये है कांचीपुरम में और कांचीपुरम में तमिलनाडु है, ठीक है। कांचीपुरम जो है ये तमिलनाडु में है और ये 8वीं शताब्दी में बना गया है कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण हुआ है 8वीं शताब्दी में और राज सिंह ने करवाया है। मुक्तेश्वर मंदिर एवं मंगलेश्वर मंदिर कांचीपुरम में है और इसका जो है निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया गया है नंदीवर्मन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चोलेश्वरम मंदिर। चोलेश्वरम मंदिर का जो है ये निर्माण हुआ है 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा और ये कहाँ पर स्थित है? ये है नरथामलाई तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर आपका इसका भी निर्माण हुआ है 9वीं से 10वीं शताब्दी में और इसका निर्माण करवाए हैं आदित्य प्रथम और ये है कुंभकोणम में जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। आप देख सकते हैं और भी कई मंदिर है जैसे में तिरुवालेश्वर मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, उत्तर कैलाश मंदिर, शिव देवालय, मतलब इसको हम जूम करके आप देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब है नागर शैली। तो नागर शैली किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत के उत्तरी भाग में इस मंदिर वास्तुकला शैली का विकास हुआ, उत्तरी भाग में भारत के, ठीक है। विशेषताएं क्या थी इसके? मुख्य मंदिर के सामने मंडप स्थित होते थे। मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। मंदिरों को सामान्य रूप में भूमि से ऊंचे बनाए गए मंच पर निर्मित किया जाता था। गर्भगृह के बाहर गंगा देवी और यमुना की प्रतिमाओं का स्थापित किया जाता था। सामान्य मंदिर परिसर में जलाशय नहीं होता था, ठीक है। इस शैली के विभिन्न मंदिर कौन कौन से हैं? नागर शैली के विभिन्न मंदिर कौन कौन से हैं दोस्तों? जो सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, सूर्य मंदिर जो कि मुढ़ेरा में है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है। बेसर शैली देखिए यह एक मिश्रित मंदिर वास्तुकला शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं समाहित है। यह शैली मुख्यतः दक्कन के क्षेत्र में प्रचलित थी। किसके क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी विमान और मंडप को ज़्यादा महत्व, खुले प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। खंभों, दरवाजों और छत को बारीक नक्काशी से सजाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है होलेश्वर मंदिर, राष्ट्रकूट के एहोल मंदिर, कैलाश मंदिर आदि बेसर शैली के निर्माण से निर्मित है, ठीक है। तो आपका 25 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके वजह से हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं और इसका पार्ट 2 जल्द आने वाला है। 4 घंटे के बाद पार्ट 2 अपलोड करेंगे हम, जिसमें आपका 26 नंबर क्वेश्चन से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक उसमें डिस्कशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये डिस्कशन कराने का तरीका मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये बुक आपको कैसा लगा, इसके जितने भी कंटेंट है ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, कमेंट में हम इसका पासवर्ड आपको बता देंगे। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, बट उसका पासवर्ड है, उसका पासवर्ड आपको हम कमेंट में बताएंगे। तो जो हमारा वीडियो को फुल वॉच करेगा, अंत तक देखेगा, उसमें हम पासवर्ड बता दिए हैं। आपको तो पता है कि पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो पासवर्ड कमेंट में मिलेगा, ठीक है। आपको पासवर्ड हम बता देंगे और आप जाकर उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके अच्छे से और पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए